Today's life is really very special to me because my own psychology teacher is with all of us. So Madhuri ma'am is a psychology teacher in Alva Public School, and she's teaching psychology to class 11th and 12th students right now. And she has also done her MPhil. And now मैं चाहूँगी कि मैम आप अपने आप को एक बार introduce कर दीजिए to the audience. Thank you, Rakshita. First of all, happy Independence Day to all the viewers. Yeah. And and thank you, Rakshita, once again for this platform. It won't be possible without you, actually. And I want to thank the Power Within. They are doing such a great job. So Thank you. as Rakshita introduced me, myself Madhuri, and I'm working as a PGT in Alva Public School. I have done my post graduation in social psychology in 2006, and after marriage, I have completed my MPhil and B.Ed. And the research topic of my MPhil was internet addiction. और काफी मजा आया उस रिसर्च को करने में. एक रेलेवेंट टॉपिक था, एक नया टॉपिक था, और आई गॉट गुड मार्क्स इन माय एमफिल. सो दैट्स मी. नाउ ओवर टू रक्षिता. So, yeah. So, shall we start, ma'am? या श्योर. Okay. So, एक question जो सबकी तरफ से common था, which will be our first question, कि क्या क्या qualifications चाहिए to be a PGT psychology in a school setting? So, that is the first question. The candidate must have the degree of master's, MA or MSc with any university, and with B.Ed. ठीक है. और साइकोलॉजी में मास्टर्स में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपका पर्टिकुलर फील्ड क्या रहा है, वट एवर इट इज, सोशल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, वो ब्रांच आपकी क्या रही है, इट डजंट मैटर, बट यू शुड हैव द डिग्री ऑफ मास्टर्स, MSc with B.Ed. Okay. But if you want to do the work, work with special school or special children, तब आपको स्पेशल B.Ed करनी पड़ती है, and that is differ for the regular B.Ed. Okay. So इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने सोचा था कि क्या एक पीजीटी साइकोलॉजी को रिकमेंडेड होता है कि उसका कुछ काउंसलिंग और थेरेपी या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोई बैकग्राउंड हो, इफ शी वांट्स टू बी अ टीचर? It's not necessary कि that person is having a particularly degree of counseling or some experience in counseling or guidance. It is not mandatory. आपके पास में केवल बाकी सब्जेक्ट्स की तरह पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और B.Ed होनी चाहिए. आप काउंसलिंग का फील्ड और पीजीटी पढ़ाने वाला फील्ड दो सेपरेट फील्ड्स हैं, दो सेपरेट जॉब प्रोफाइल्स हैं. तो इट्स नॉट मैंडेटरी. बिकॉज सम स्कूल्स कुछ होते हैं कि जो साइकोलॉजी टीचर है उसी को काउंसलर बना दिया जाता है. नहीं, दे डू दैट. नो. एक्चुअली लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से ऐसा कुछ स्कूल्स में होता है, बट दोनों का जॉब प्रोफाइल एक बहुत ज्यादा डिफरेंट है. एक काउंसलर के पास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा होती है, स्पेसिफिकली केस स्टडीज में. उनको क्लास टीचर्स, और स्कूल सेटिंग की बात कर रही हूँ मैं पर्टिकुलरली, क्लास टीचर्स रिकमेंड करते हैं या कुछ बच्चों को वहाँ पे काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिकली भेजा जाता है, रिकमेंड किया जाता है. तो वहाँ पे काउंसलर बहुत ज्यादा केस स्टडी की तरह से उस बच्चे को डील करते हैं. बट व्हेन यू आर वर्किंग एज अ टीचर, तब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमिक्स की ज्यादा हो जाती है. एक काउंसलर की ड्यूटी एकेडमिक्स की तरफ नहीं होती है, लिमिटेड. तो दोनों का सेपरेट प्रोफाइल है. तो हम यहाँ पर, बट हाँ, अगर एज ए काउंसलर अगर आप काम कर रहे हैं और आपके पास में आपने ग्रेजुएशन में भी इस सब्जेक्ट को डील किया है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में यू आर हैविंग दिस सब्जेक्ट, तब आप जरूर टीचिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं. बट आजकल ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कैंडिडेट्स को भी काउंसलिंग और गाइडेंस का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करा रही हैं. वहां पर आप अपने सब्जेक्ट के साथ में जस्टिफाई नहीं कर सकते. फिर तब दो सेपरेट पर्सन ही होने चाहिए दोनों प्रोफाइल्स के लिए.
गाइज मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में हम हमारी कॉन्वर्सेशन एंड करने के बाद आप सबके क्वेश्चंस लेंगे, तो एक के बाद एक आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। सो लेट अस कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो अदर देन दैट, जब एक गवर्नमेंट टीचर को हम देखते हैं तो एक बेसिक सा प्रोसीजर है कि आप बीएड होने चाहिए, मास्टर्स होने चाहिए, एक एग्जाम होगा विच इज वेरी वेल नोन टू एवरीवन, हाँ। कोई इंटरव्यू वाला कुछ सीन नहीं होता उसमें। बट जब आप एक प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो दे हैव द होल इंटरव्यू प्रोसेस, एंड वो कुछ ज्यादा ही मतलब थोड़ा वैसा हो We जाता है तो written test and a demo class and panel interview, तो बहुत सारा प्रोसीजर होता है जो कि गवर्नमेंट स्कूल से बहुत ज्यादा डिफर है। और मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करने के बाद में आपका जो नॉलेज है या तो वो थोड़ा सा उतना ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप अपने आप को ग्रूम केवल प्राइवेट स्कूल्स में ही कर पाते हो, वहाँ पे आपको इतना एक्सपोजर मिलता है कि क्योंकि आपको हर दिन कुछ नया चैलेंज मिलता है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में मिसिंग है। तो ये डिफरेंसेस हैं रिक्रूटमेंट में। सो रिलेटेड टू दैट, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं? बेसिक क्वेश्चंस तो सबसे पहले तो यही पूछते हैं क्वेश्चंस में कि व्हाट इज साइकोलॉजी और व्हाट आर द मेन कंटेंट ऑफ इट, कि हम इसमें क्या करेंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे। ये सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है और ये हर किसी के दिमाग में होता है। नॉट ड्यूरिंग इंटरव्यू, वेन एवर यू एंटर इन योर क्लास तब भी यही एक क्वेश्चन होता है, व्हेन यू एंटर इन स्टाफ रूम तब भी यही एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर यू डूइंग विद साइकोलॉजी, आप क्या करा रहे हो बच्चों को। तो पहला क्वेश्चन यही होता है इंटरव्यू में। उसके बाद में कि अच्छा कैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि इट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो वहां पर क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा होती है कि प्रैक्टिकल मीन्स व्हाट, क्या असेस करेंगे आप प्रैक्टिकल में। तो वहां पे थोड़ा सा इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस जनरली होते हैं कि ठीक है, वी विल फाइंड आउट समवन्स पर्सनालिटी, वी विल डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग एंड मेमोरी रिटेंशन, डिवीजन ऑफ अटेंशन। तो फिर अब जो इंटरव्यू पैनल होता है सम अगर वहां पर कोई साइकोलॉजी पर्सन है दैट ही विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। बट अगर कोई नहीं होता है साइकोलॉजी पर्सन, नाउ व्हाट इज, अच्छा इंटेलिजेंस कैसे मेजर करेंगे, पर्सनालिटी कैसे मेजर करेंगे, ये सब चीजें जनरली पूछी जाती हैं। ऑब्वियसली आपका क्वालिफिकेशन भी पूछा जाता है, बट अदर इंटरेस्टिंग कंटेंट ज्यादा पूछने की कोशिश की जाती है ड्यूरिंग इंटरव्यू कि अच्छा इफ यू हैव सम एडिशनल क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल, क्या आपके सब्जेक्ट ने आपको हेल्प किया। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एंड ऑफ कोर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी सब्जेक्ट के लिए कहीं ना कहीं है कुछ कुछ एरियाज में। तो क्वेश्चन जनरली ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिंग दिस सब्जेक्ट, क्या इसका बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप अगर कोई इंटरव्यू अभी देने जाएगा तो उसको काफी हेल्प हो जाएगी। सो एक और क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सैलरी, जो कि मेरा भी क्वेश्चन था तो पूछ लिया अभी किसी ने। सो सैलरी क्या एक्सपेक्टेड है? इट डिपेंड्स ऑन स्कूल रिसोर्सेज। अगर स्कूल वेल स्टेब्लिश्ड है तब आपको सैलरी वही 7th पे मिलता है। इसमें बाकी किसी सब्जेक्ट के जैसे और सब्जेक्ट टीचर्स के इक्विवेलेंट ही आप भी उस सैलरी को डिजर्व करते हैं और वो मिलता भी है। एज आई एम मुझे भी अभी स्कूल की तरफ से वही 7th पे आई एम गेनिंग। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स की, कि ठीक है साइन आपको किसी सैलरी पे करा दिया जाता है और आपको कैश इन हैंड कुछ और मिल रहा होता है। ये सब सब्जेक्ट्स के साथ होता है। बट इज एज फार एज कंसर्न फॉर सैलरी, इट इज एज इक्विवेलेंट एज अदर सब्जेक्ट्स, इक्वली आपको वेटेज दिया जाता है। Okay, so there are no other benefits, any other thing? नहीं, सैलरी के बेसिस पे तो आप उतना ही गेन करते हैं जैसे बाकी सब्जेक्ट्स करते हैं। हाँ, काउंसलिंग का फील्ड सैलरी, काउंसलिंग में अलग सैलरी का पूरा सिस्टम होता है, पूरा स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि वहाँ पे पर सेशन, पर स्टूडेंट, ये सब स्कूल के पर्टिकुलर रिसोर्सेज और उन पे डिपेंड करता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप एक साइकोलॉजी टीचर हो और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो ये चीज मैंने भी स्कूल में मतलब एक्सपीरियंस किया है कि एक साइकोलॉजी टीचर या स्टूडेंट को एक अलग ही तरह से एक या परसेप्शन होता है। तो सबसे परसेप्शन। पहले तो जो स्टाफ है और जो स्कूल टीचर्स हैं आपके अदर कलीग्स, उनका परसेप्शन मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसे परसीव करते हैं एक साइकोलॉजी टीचर को। जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट होता है किसी स्कूल में और आप ज्वाइन करते हैं एज ए साइकोलॉजी टीचर्स, तो बहुत सारी क्वेश्चंस लिए हुए फेसेस और क्वेश्चंस लिए हुए आंखें आपकी तरफ होती हैं एज यू एंटर्ड इन द स्टाफ रूम, और एज यू नो जैसे कॉरिडोर में भी चल रहे होते हैं, तो सब आपकी तरफ कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन ऑब्जर्व देम कि वो कुछ आपसे पता करना चाहते हैं। और कई बार ऐसे फील होता है कि यार आई एम नॉट हम कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हैं, हम भी आप ही की तरह कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, बस हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं ये पता करना है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि अच्छा प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मी, और मेरी पर्सनालिटी तुमने ऑब्जर्व की क्या। तो वो ये एक एक नेचर है और एक मेंटल सेट है लोगों का कि इफ समवन इज हैविंग या समवन इज डीलिंग साइकोलॉजी, तो ही और शी इज हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा पावर टू असेस पीपल, और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी सी ज्यादा है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट का इम्पैक्ट होता है, जितना ज्यादा आप इसको डील करते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन पावर औरों से ज्यादा होती है। बट वो हमेशा क्यूरोसिटी वाली नजरों से देखते हैं कि प्लीज कुछ बताइए। अच्छा, आपके रिलेशनशिप बाकी लोगों से बेटर होने चाहिए विद योर स्टूडेंट्स, आपके कलीग से भी आपके रिलेशनशिप्स बाकियों से बेटर होने चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज बिहेव इन अ इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन, और आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अगर आप किसी दिन वेल ड्रेस्ड नहीं जाते हो स्कूल में, तो जनरल प्रेडिक्शन ये होता है लोगों का कि फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ अगर तो हम गड़बड़ है आज। तो सच में ही साइकोलॉजी टीचर है क्या? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें कॉन्शियस भी करती हैं आपको, अगर आप एज ए साइकोलॉजी टीचर डील कर रहे हैं तो सिचुएशंस को आपको हमेशा ही एक बैलेंस बिहेवियर और पर्सनालिटी शो करनी पड़ती है। हालांकि ये अपने आप आपकी पर्सनालिटी में डेवलप होती चली जाती है जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट के का एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें मॉडिफाई हो जाती है। ये सब्जेक्ट हमारी हेल्प करता है, तो हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, हम ऑटोमेटिकली ये सब चीजें इन बिल्ड होती चली जाती है, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट हो जाती है कि ठीक है, हमें अच्छे से ही ड्रेसअप होके स्कूल में अपनी क्लास लेने जाना है, तभी हम में वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, तब हम एक अच्छा लेक्चर कन्वे कर सकते हैं, बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जनरली कुछ स्टिग्मास हैं जो अटैच्ड हैं साइकोलॉजी टीचर के साथ में। एंड व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स, मतलब जो खुद साइकोलॉजी से हैं, उनको तो पता ही होता है, सेम हालात होता है, पर कुछ जो बिल्कुल, स्टूडेंट्स हैं जो साइकोलॉजी के नहीं है, वो एक टीचर को और वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट दोनों को एक तरह से देखेंगे। अलग ये ही ये तो परसेप्शन, अलग है बिल्कुल। ये अलग कैटेगरी है, ये ग्रुप अलग है, ये बिल्कुल तुम सही कह रही हो, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। और जब मैंने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था पढ़ाना, व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन टीचिंग स्टूडेंट, तब बच्चों को कन्विंस करना भी बहुत टिपिकल होता था कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, और ये कोई दूसरे प्लैनेट से आया सब्जेक्ट नहीं है, ये यहीं का सब्जेक्ट है और बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है। तो लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये टीचर और उनके बच्चे, ये ग्रुप अलग है, और एक एक टैग है कि इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस, तो लोग केवल बस इसी की बातें करते हैं। ये इसके साथ में एक अटैच काफी टाइम से हमारी सोसाइटी में चला आ रहा है। बट आई थिंक अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है, पेरेंट्स को डील करना थोड़ा सा इजी हो गया है, स्टूडेंट्स को भी डील करना थोड़ा सा इजी हो गया है, स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि आजकल मीडिया और हमारे पास में फैसिलिटी, नेट फैसिलिटी भी इतना ज्यादा हो गया है कि लोग हर चीज को ढूंढ सकते हैं कि वो क्या है। लेकिन पहले, मैं 8 साल पहले की बात कर रही हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था, तो और अभी भी ये है कि अवेयरनेस इतना कम है कि अभी भी अलवर में तो केवल 3 स्कूल इस सब्जेक्ट को अभी तक रखे हुए हैं पूरे अलवर में, जहाँ पे इतने सारे 12th स्टैंडर्ड तक के स्कूल्स हैं,
but only 3 schools are having psychology, and number of students is comparatively less as compared to other subjects. ये भी एक चीज है, क्योंकि जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। बच्चे वहां पे कंपेयर करने लगते हैं कि इसको फिजिकल एजुकेशन की तरह से इसको थोड़ा सा ऐसा लाइट सब्जेक्ट है क्या ये, तब हम इसे ऑप्ट करें, बट इट्स नॉट दैट like the PHE or any easy subject like fine arts, और जहाँ हम इसकी तरह से इसे नहीं मान सकते हैं। It has some theory content, और आपको बिना पढ़े तो इसमें नंबर नहीं आता है, बहुत सारा थ्योरी कंटेंट होता है, और ये एक्सपीरियंस तो शायद तुमने भी किया होगा कि ये उतना इजी नहीं है, हमें पढ़ना पड़ता है इसमें। तो जहां पर इसको एज कंपल्सरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वहां पर तो बच्चे इसे सीरियसली लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर आप इसे एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट डील करा रहे होते हैं बच्चों के साथ में, तब चीजों को बैलेंस करवाना बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। और लोगों का मतलब वहां पे स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर कराना, उनका माइंडसेट बनवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि इज इट इट इज हैव वेटेज इक्वली 100 मार्क्स वेटेज जो कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में है। तो ये एक फ्रेम करना बहुत मुश्किल होता है अगर ये एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। Correct. So coming to that lack of awareness thing, मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है ड्यूरिंग क्लास 11th एंड 12th की, जैसे आप और मैं जब बात कर रहे थे सेशन से पहले कि एक सैम्पल पेपर्स वाली चीज, कि अगर गूगल पे हिस्ट्री या फिर फिजिक्स के या फिर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालो तो इतनी सारी वेबसाइट आ जाएंगी विद सम वेरी गुड सैम्पल पेपर्स। पर अगर जब साइकोलॉजी का ढूंढने जाओ तो मतलब ढूंढते ढूंढते तुम परेशान हो जाओगे, पर कुछ रिलायबल चीज मिलेगी ही नहीं। और अगर आप उनको सर्च भी करोगे तो वही 4-5 आपके पास में सैंपल पेपर आते हैं जो हर साल वही और हर साइट पे केवल वही मिल रहे होते हैं। तो जो यहीं से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि अभी इसको कितना ग्रो होना बाकी है। अभी हालांकि इस सब्जेक्ट में जितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है ऐसा किसी और सब्जेक्ट के साथ में नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसकी के लिए लोगों की अवेयरनेस बहुत बड़ी है, बच्चों में क्यूरोसिटी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारी एनसीईआरटी या हमारे सीबीएसई को इस पे वर्कआउट करने की थोड़ी सी जरूरत है कि इसके लिए कुछ वर्कशॉप्स और बच्चों के लिए या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए भी इंट्रोड्यूस कराए जाएं ताकि ये थोड़ा सा इसके लिए और अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि रिसोर्सेज अभी भी काफी कम है यहाँ पे इस सब्जेक्ट को लेके। जैसे कि कोई बच्चा अगर हिस्ट्री के बारे में सोचता है तो कोई जो इंसान हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा उसे भी थोड़ा बहुत पता होता है कि चलो हिस्ट्री में ये सारी चीजें होंगी। पर साइकोलॉजी इक्वल्स टू जस्ट मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर्स फॉर पीपल, उसके अलावा उनको आगे पता ही नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये केवल एक पागलों का सब्जेक्ट है और केवल इतनी सी ही इसमें केवल कंटेंट है, इसे इतना ही पढ़ाया जाता है। बट दे डोंट नो कि कितना सब कुछ है पढ़ने के लिए। और आज की सोसाइटी में मैं नहीं समझती कि इससे ज्यादा रेलेवेंट कोई सब्जेक्ट रखता है हमारे सोशल कंटेक्स्ट को, जहाँ पे हर दूसरे पर्सन में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी, मतलब आई एम नॉट सेइंग एबनॉर्मैलिटी, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं हर एक की लाइफ में, और लोगों समझ नहीं पाते हैं कि वो डिस्टर्बेंसेस का रीजन क्या है। जब तक कि बहुत लेट हो जाते हैं तब तक मालूम चलता है कि अच्छा वी आर फेसिंग स्ट्रेस, वी आर इन एंजाइटी। ठीक, बच्चे में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बच्चा शैतानी कर रहा है बट पेरेंट्स आर लैकिंग द अवेयरनेस की नहीं बस शैतान है, ठीक है, बट वो नहीं जानते कि हो सकता है ADHD भी हो सकता है। तो केवल एक टैबू बना रखा है कि केवल ये एक मेंटल इलनेस का सब्जेक्ट है, बट ये नहीं पता कि हम इसमें आप चाहे MBA में का कंसेप्ट ले लीजिए, MBA में लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो वो कंसेप्ट्स किसके हैं? साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं। आप लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी पढ़ लीजिए, आप कैसे विक्टिम और कल्प्रिट को उनके बिहेवियर को नोटिफाई कैसे उनके को नोटिस करेंगे, आप कैसे पता करते हैं कि समवन इज टेलिंग लाई और ये पर्सन सच बोल रहा है। तो ये सब चीजें, ये एक वास्ट डिसिप्लिन है, ठीक है, हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा इसके साथ में एक अटैच्ड है कि भाई केवल इट्स ओनली रिलेटेड विद मेंटल इलनेस,
जबकि ऐसा नहीं है। आप इसमें ह्यूमन ग्रोथ पढ़ते हैं, आप इसमें डेवलपमेंट पढ़ते हैं, आप इसमें थिंकिंग, मेमोरी कंस्ट्रक्शन, फॉरगेटिंग, जो हम कहीं और नहीं पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत बड़ा एक कंटेंट है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन लैकिंग ऑफ अवेयरनेस इसका एक मेन रीजन है। ठीक है, करेक्ट। या सो एक क्वेश्चन है ऐश्वर्या से कि हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट पीजीटी टीचर, व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर दैट? यहाँ पर अगर आप केवी से इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो केवी 11th-12th के लिए साइकोलॉजी टीचर्स को रिक्रूट नहीं करती है। ये सब्जेक्ट अभी एनलिस्टेड ही नहीं है। ये है लैकिंग ऑफ अवेयरनेस। अगर केवी की हम वैकेंसीज देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज होती हैं, हर सब्जेक्ट इंक्लूड है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन केवी रिक्रूटमेंट। बट एज अ गवर्नमेंट टीचर हम यहाँ पे अगर वही इंटरव्यू हमें फेस करना होता है एंड फर्स्ट ग्रेड का प्रिपरेशन हमें देना होता है, और फिर रिटन टेस्ट और पैनल इंटरव्यू, सेम प्रोसीजर। सो मैम एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए फ्रॉम अर्चना दैट हाउ ट्रू एंड प्रैक्टिकल यू आर स्पीकिंग, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ओके, सो एक क्वेश्चन है बच्चों से ही रिलेटेड कि जब हम साइकोलॉजी लेते हैं तो वो एक ओवरऑल और होलिस्टिक डेवलपमेंट में कैसे ऐड करता है एक बच्चे में? जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरी पर्सनालिटी में इन 2 सालों में बहुत चेंज आया है, और इतना ओपनली मैं इतने एग्जैक्टली क्योंकि आपने भी मैं जब मेरे पास बच्चे एग्जैक्टली मेरे, और ये हर बैच में होता है, मेरा हर ईयर का एक्सपीरियंस है कि जब बच्चे 10th के बाद में 11th में ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, जिनमें लिसनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है कि किसी ने मुझसे कुछ कहे क्यों दिया, लिसनिंग कैपेसिटी कम होती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, रियल पर्सनालिटी को बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, they are very conscious about their color complexion, their weight, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। बट आफ्टर 2 years, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th, उनकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा ही चेंज होता है, और वो केवल इस सब्जेक्ट का इम्पैक्ट होता है। ये मतलब मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, आप किसी और सब्जेक्ट से चाहे कंपेयर कर लीजिए, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे नहीं आएगा। यानी अगर हम सब लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर 100 आपके सब्जेक्ट ने आपको क्या दिया है, एक 100 के अलावा। बट यहाँ पर उन 100 के अलावा भी बहुत सारा ऐसा एक होलिस्टिक ग्रोथ निकल कर आता है, एक रियल पर्सनालिटी बाहर आती है केवल 2 साल के अंदर। तो अगर हम इसे कंटिन्यू रखते हैं, सब्जेक्ट के टच में रहते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी ओवरऑल एक बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट होती है, और वो इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है। लोग इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो चेंजेस होते हैं, इवन नॉट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ, लोगों का जो आपस का बॉन्डिंग होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता है। मतलब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मैंने डील किए, मतलब मैंने पढ़ाए हैं जिनके रिलेशनशिप विद फादर और रिलेशनशिप विद मदर वाज वेरी कन्फ्लिक्टिंग जब मेरे पास बच्चे 11th-12th में जब ज्वाइन करते हैं, लेकिन आफ्टर पासिंग 12th वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होकर निकलते हैं, वो बच्चे स्कूल से एक बैलेंस पर्सनालिटी की तरफ बाहर आते हैं। तो ये सब्जेक्ट का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर चीज का रीजन क्या है, वो किस उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर रीजन में, अगर पेरेंट्स ने हमें कुछ कहा भी है या डांटा भी है तो उसका पर्टिकुलर रीजन क्या था, दे कैन थिंक, वो सोच सकते हैं इस चीजों को इस सब्जेक्ट की हेल्प से। तो हाँ, इम्प्रूव करने में इस सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ग्रेट। सो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और हमने अभी सुने साइकोलॉजी पढ़ने के फायदे। सो एक क्वेश्चन है फ्रॉम सुरभि दैट डिप्लोमा इन एजुकेशन वर्क्स इंस्टेड ऑफ बीएड, क्या बीएड के अलावा डिप्लोमा इन एजुकेशन हो सकता है कंसिडर? वो इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बीएड में कम्प्लीटली आपको 2 years तक बहुत सारे कंसेप्ट साइकोलॉजी के आप पढ़ लेते हैं, आप बेसिकली लर्निंग पढ़ लेते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन चाइल्ड्स लाइफ पढ़ लेते हैं। डिप्लोमा में बहुत ब्रीफ कंटेंट आपको प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप डिप्लोमा के कंपैरिजन में अगर आप बीएड ही करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, सो जेसिका एक क्लास 10th स्टूडेंट है और वो पूछ रही है कि साइकोलॉजी क्या होती है मैम?
आप बताओ हम इतनी साइकोलॉजी देर क्या होती है? अपनी बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, लाइक अदर सब्जेक्ट्स लाइक बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उनकी तरह से एक सब्जेक्ट है, बट इट डील्स सम स्पेसिफिक कंटेंट लाइक हाउ यू थिंक, हाउ यू मेमोराइज, हाउ यू लर्न द थिंग्स, और व्हाट इज योर बिहेवियर, योर मेंटल प्रोसेसेस, इन सब को हम यहाँ पे डील करते हैं। ये सब चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। सो एक क्वेश्चन है जो कि हमने पूरे 2 साल मैम से पूछा है कि मैम व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ अ स्कूल काउंसलर, डज मास्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैन गो फॉर काउंसलिंग। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि स्कूल काउंसलर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैम से हमने सारे करियर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है सबकी एलिजिबिलिटी पूछ चुके हैं हम। सो काउंसलर की क्या है? या तो आप ग्रेजुएशन के बाद में किसी स्पेसिफिक फील्ड में अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, लाइक स्कूल काउंसलिंग और एजुकेशनल काउंसलिंग, अगर आप केवल स्कूल फील्ड को रिलेट करना चाहते हैं। क्योंकि काउंसलिंग की जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, और स्पेसिफिक फील्ड्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग और गाइडेंस का कोर्सेज होते हैं, और 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर तक का मैक्सिमम कोर्सेज होते हैं। आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे कि आप किस फील्ड में काउंसलिंग करना चाहते हैं। आप मैरिटल काउंसलिंग करना चाहते हैं, आप छोटे बच्चों को डील करना चाहते हैं, या आप इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आप स्कूल सेटिंग में काम करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद में भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इन आपको स्पेसिफिक फील्ड चूज करना पड़ेगा, फिर एजुकेशनल काउंसलिंग या स्कूल काउंसलिंग। अगर आप मैरिटल काउंसलर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मैरिटल काउंसलिंग का ही कोर्स करना पड़ेगा, उसमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, और इनका जो टेन्योर है वो 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर तक का मैक्सिमम होता है किसी भी कोर्स के लिए, काउंसलिंग के कोर्स के लिए। So I hope the question is answered. We have another question from Archana that masters के बाद बीएड कितने टाइम की होती है मैम? अभी तो जो बीएड का रीसेंट सिनेरियो है उसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ में ही बीएड अब इंक्लूड हो गया है, एंड इट इज कंप्लीट 4 इयर्स कोर्स। तो जहाँ पे बीए प्लस बीएससी और बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीए, ये कंप्लीट हो गया है, कंपाइल हो गया है। बट अगर आप मास्टर्स के बाद में करना चाह रहे हैं तो शायद इस साल अब आप और अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए, और ये 2 साल का है, 2 इयर्स का ये कंप्लीट कोर्स है। ओके। सो थोड़ा क्वेश्चन से ब्रेक लेते हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है बात करने के लिए, कि अभी हम जब साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर किसी के पास साइकोलॉजी होती है तो जो मोस्ट फैसिनेटिंग करियर्स लगते हैं उनको, या तो वो थेरेपी में जाते हैं या काउंसलिंग में जाते हैं या फिर उन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बनना होता है। पर टॉकिंग अबाउट पीजीटी और टीचिंग करियर, उसमें कोई नहीं जाना चाहता। बहुत रेयर लोग हैं जो कि उस करियर में जाना चाहते हैं। और बल्कि जब 11th में एक बच्चा साइकोलॉजी लेता है तो एक कंप्लीटली नए सब्जेक्ट की नींव डालना उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है जो कि एक टीचर ही परफॉर्म करता है। तो उसके बारे में मैम आप क्या बोलना चाहोगे? ये जरूर फैसिनेटिंग लगता है कि हम काउंसलर बन जाएं, हम लोगों को हैंडल करें, उन्हें इंस्ट्रक्शन दें, गाइड करें उन्हें, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टास्क लगता है। बट आपको यहाँ पे इस फील्ड में एंटर होने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी में वो बेसिक ट्रेट है भी या नहीं। ठीक है, इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर और आप में पेशेंस नहीं है, तब आप इस फील्ड में उतना एक्सेल नहीं कर सकते। क्योंकि एक काउंसलर को एक जो आपको एक जो थेरेपिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उसमें उसकी पर्सनालिटी में पेशेंस और लिसनिंग, ये 2 बहुत मैंडेटरी उसके ट्रेट हैं जो होने चाहिए। और इसके बिना आप इस फील्ड में मतलब आप बहुत ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये लगती इंटरेस्टिंग है बट उतना इंटरेस्टिंग है नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतना अवेयरनेस अभी नहीं आया है, लोग इतना जल्दी कंसल्टेशन के लिए नहीं आते हैं। तो एक चांसेस ये भी है कि अगर आपको नेम और फेम उस टाइम पे नहीं मिलता है, यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है
कि आपको आपको इतना मनी चाहिए और आपको इतने पेशेंट हैंडल करने, अगर आपने इतने ऐसा कुछ गोल बना रखा है और आप वहां पर उस गोल को नहीं अचीव कर पाते हो, तो फिर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन होता है कि इस सब्जेक्ट ने मतलब हमें क्या बेनिफिट दिया है। और अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हो तो थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है आपका फ्यूचर। ये मतलब दो अलग अलग प्रोफाइल हैं। टीचिंग में ऑब्वियसली नहीं जाना चाहते क्योंकि एक रूटीन पैटर्न है, एक आपको ठीक है हर साल आपको मार्क्स का आपको एग्जाम का प्रेशर है, आपको बच्चों को बाइंड करते हुए रखना है कि आपके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट में बच्चे आए भी, बच्चे पढ़े भी, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे, केवल इतना प्रेशर होता है और ये रेगुलर प्रेशर है, रूटीन प्रेशर है। बट जैसे ही आप सोसाइटी को डील करने लगते हो तो वहां पर आपके पास में बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए कि आपकी थेरेपी में इतना इफेक्ट भी होना चाहिए कि आपको के पास में पेशेंट आ भी रहे हैं, प्लस आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहां का जो सोशल कंटेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट करता है। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तब आपको अपने अपने नंबर ऑफ पेशेंट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। बट इफ यू आर लिविंग इन अलवर, आप जैसे बहुत मतलब ऐसे प्लेसेस पे अगर आप रह रहे हैं और वहां चाहें कि आपको काउंसलिंग या थेरेपिस्ट आप बनकर बहुत सारा अगर नेम और फेम का मतलब आप ले पाएंगे, तो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस ही अभी इतना है कि एबनॉर्मैलिटी होते हुए भी, डेविएशंस होते हुए भी कंसल्टेशन के लिए लोग नहीं जाते हैं। हम ये मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटी सिटीज में मेंटल इलनेस के केसेस नहीं है, उतना ही हर जगह एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जितना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है। तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है कि अब आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत मेहनत की हुई होती है। तो जब आप थोड़ा सा भी फ्री होते हो तो फिर लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, डिससेटिस्फैक्शन जनरेट होता है। तो टीचिंग लाइन क्वाइट सिक्योर कंपैरेटिवली। सो हमने क्योंकि अभी बात करी है थोड़ा सा काउंसलिंग के जॉब प्रोफाइल की, तो एक टीचर की जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, एंड क्या एक्चुअली करना होता है आपको अदर देन टीचिंग ऑब्वियसली, और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपका रोल है? ये डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है स्कूल की तरफ से। ये स्कूल के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपको केवल वो स्टडीज से ही रिलेट रख के करके रखना चाहते हैं या स्कूल की डिमांड उसके बियॉन्ड भी है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको अपने आप को अगर स्टैब्लिश करना है तो आपको अपना इंटरेस्ट वहां पे शो करना पड़ता है। आप फॉर एग्जाम्पल आप अलग अलग सेक्शंस में आप बच्चों को आप बच्चों के साथ में कोई अपने आप को भी स्टैब्लिश करने के लिए, सब्जेक्ट की अवेयरनेस को भी बढ़ाने के लिए आप छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप्स के साथ में उनसे आप उनके साथ सेशन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे जैसे हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर आप उनके साथ में अपनी बॉन्डिंग स्टैब्लिश कर सकते हो। हायर सेक्शंस में आप बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आप टीचर्स की भी सेमिनार कंडक्ट कर सकते हो। जैसे प्राइमरी, प्री प्राइमरी सेक्शंस के टीचर होते हैं, उन्हें इतना ज्यादा नहीं पता होता कि डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स क्या हैं बच्चों में। ठीक है, और हमारे पास में हर वैरायटी का बच्चा है स्कूल में, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें उनमें से कुछ को कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप उससे रिलेट करके कुछ सेमिनार्स, ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले सकते हो, आप खुद भी डिमांड कर सकते हो स्कूल से। तो ये है बियॉन्ड टीचिंग की भाई आपको थोड़ा सा जो सोशल कंटेक्स्ट में जो सिचुएशंस अभी हैं उनसे आप लोगों को अवेयर करा दो कि अगर क्लास में कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है और आप उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो और कोई और आपका कलीग नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट को जानते हो, आप बच्चों के बिहेवियर को ज्यादा समझ सकते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन है सुरभि की तरफ से दैट मैम आई एम करंटली इन थर्ड ईयर ऑफ माय बैचलर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, सो कैन आई परस्यू बीएड अलोंग विद माय मास्टर्स डिग्री?
आप मास्टर डिग्री के साथ में तो बीएड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको रेगुलरली दोनों कोर्सेज होते हैं और आप एक ही साथ दो रेगुलर डिग्रीज को में हम एडमिशन नहीं लेते हैं, एनरोलमेंट नहीं करा सकते हैं। आप पहले मास्टर्स कर लीजिए या पहले बीएड कर लीजिए। अभी पहले बीएड करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अगले साल से या जो भी नेक्स्ट सिनेरियो, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी सारी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, अभी अनाउंसमेंट हुए हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर ये बीएड वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। एक इंटीग्रेटेड कोर्स इन्होंने ऑफर किया है, तो पहले आप बीएड कर लीजिए, ये चांस अगर मिल रहा है तो उसके बाद आप मास्टर्स को कर लीजिए। ओके, सो सुरभि, आपका क्वेश्चन आंसर। हाँ, क्योंकि दो रेगुलर डिग्रीज, आपको बीएड भी रेगुलर करना पड़ेगा, आपको मास्टर्स भी किसी में यूनिवर्सिटी में एनरोल होना पड़ेगा, तो दो एनरोलमेंट आप एक ही साल में नहीं शो कर सकते हैं, ये इलीगल होता है। ओके, सो अर्चना कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन मैम, पहली बार इतना डिफरेंस सुना है टीचर और काउंसलर के बीच में। थैंक यू सो मच। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अब आप अपने क्वेश्चंस एक एक करके पूछ सकते हैं। डू कॉन्वेंट स्कूल्स ऑप्ट फॉर काउंसलर्स और पीजीटी साइकोलॉजी टीचर? कॉन्वेंट स्कूल्स में काउंसलर और पीजीटी अपॉइंट होते हैं, और ये अगेन मैं ये कहूंगी स्कूल पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि वो इनके लिए दो सेपरेट पर्सन को अपॉइंट करते हैं या एक ही इंडिविजुअल के साथ में वो दोनों काम। अदरवाइज स्कूल जो हमारी पॉलिसीज हैं वो यही कहती हैं कि मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ अगर स्कूल का एक मिनिमम उन्होंने स्टूडेंट स्ट्रेंथ बना रखा है एनसीईआरटी ने कि अगर उतना स्ट्रेंथ है तो आपके स्कूल में एक काउंसलर जरूर होना चाहिए, और वो सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो काउंसलर जरूर है, बाकी साइकोलॉजी टीचर उनके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि उनके पास में ये सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं। ओके, सो एक क्वेश्चन, कल मैंने एक क्वेश्चन पोल डाला था लोगों के लिए, तो वो पूछ रहे थे कि जो केस प्रोफाइल है मैम वो क्या होती है और उसे कैसे बनाएं, जो प्रोजेक्ट के लिए होती है। केस प्रोफाइल में हम बेसिकली इनिशियली ये किया जाता था, यानी आज से 4 या 5 साल पहले, कि हम पर्टिकुलरली किसी मेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चों को या उन पेशेंट्स को डील करने की कोशिश करते थे, और हम अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रिपेयर, एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके, और हम उनसे इंटरेक्शन करते थे। अगर वो अनकेपेबल हैं तो फैमिली मेंबर से इंटरव्यू शेड्यूल हम किया करते थे। बट रिसेंटली अभी जो रिसेंटली सेमिनार्स हुए हैं उनमें इस चीज को थोड़ा सा चेंज किया गया है कि इफ वी आर डीलिंग एज अ 11th और 12th स्टूडेंट, इफ वी आर डीलिंग सम मेंटल रिटार्डेड पर्सन, तो हम यहाँ पे हम जरूरी नहीं है कि उनको उतना ज्यादा हम इफेक्टिवली हम यहाँ पे अपना शेड्यूल कर पाए इंटरव्यू, हम उनको हर्ट नहीं करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। तो हो सकता है आपकी कोई बात उस पर्सन को हर्ट कर दे, या वो उसका मेंटल स्टेट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाए, तो इन चीजों को चेंज किया गया है। और अभी हम केस प्रोफाइल में ऐसे केसेस को कंसीडर करते हैं जैसे कि एनी गिफ्टेड पर्सन, या एनी कोई बहुत अच्छा एथलीट है आपके स्कूल में, या कोई फेलियर स्टूडेंट है जो अपने जूनियर के साथ में क्लास शेयर कर रहा है। इन सारे हम पर्टिकुलर केसेस को फाइंड आउट करते हैं, और फिर एक इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हें ये चांसेस कम है कि हम उन्हें किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मेंटल स्टेट, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, साइकोलॉजी पर्सन हम समझ सकते हैं कि हम किसी को भी इतना ज्यादा टारगेट ना करें कि, या हम उस पर्सन की उन चीजों को बहुत ज्यादा रिवील ना करें जो कि उसे तकलीफ दे रही हो। तो हम यहाँ पे केस प्रोफाइल के आज जो अब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। तो मैं लास्ट बैच में इन्हीं सब लोगों ने, रक्षिता वाले बैच ने ही सारे केसेस किए थे, तो ऐसे पर्सन को हम चूज करते हैं जो कि अपना इंटरव्यू देने के लिए एक तो रेडी हो, जिसमें मेंटल इलनेस के में कोई और स्पेसिफिक एस्पेक्ट हो जिसको हम एज ए केस स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम एक सिंगल चाइल्ड है, ये मेंटल स्टेट को हम कंपेयर करने के लिए हमने केस प्रोफाइल बनाया, और जैसे डिवोर्स्ड पर्सन है वहां पर, या कोई डायबिटिक पर्सन है, कैंसर पेशेंट है, वो अपने क्या स्ट्रगल्स हैं,
और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को के साथ में डीलिंग कर रहे हैं, इनको हम आजकल अपने केस प्रोफाइल में इंक्लूड, और फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल करके पर्सन का एक टाइम हम पहले से लेके उसको पहले से अवेयर करा के कि ये हमारा मोटो है। क्योंकि जब तक आप दूसरे को क्लियरली नहीं बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं और आप उनसे पूछने लग गए कि बताइए आपके बारे में, तो आपको पहले कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। तो ये सब चीजें पहले शेड्यूल करके और फिर हम केस प्रोफाइल का एक रिटन फॉर्मेट बनाते हैं, और पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा के, और फिर अपने इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम विद आंसर्स वहां पे अटैच करके अपना केस प्रोफाइल प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस साल सीबीएसई ने ड्यू टू दिस कोविड-19 केस प्रोफाइल बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है और केवल प्रैक्टिकल्स में से इसे बिल्कुल हटा दिया है, तो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक हम ऐसी सिचुएशंस को प्रैक्टिकली डील नहीं करते हैं तो हम सब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही रेलेवेंट सा कंसेप्ट है केस प्रोफाइल साइकोलॉजी के लिए, और ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। बच्चों को एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस बेसिक लेवल। सो एक क्वेश्चन है कि जनता जानना चाहती है कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? Do you think psychology could become more popular in students because now people are more interested in mental health awareness? मैंने इसको एडमिट करा पहले कि मैं अभी रिसेंटली जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है, लोगों का परसेप्शन बदल रहा है, क्योंकि हम डेली ऐसी चीजें, और स्पेशली अभी जो पिछले 4-6 महीने से हो रहा है कि लोगों में बहुत ज्यादा अभी आपने अगर 2 दिन का पहले न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा हो तो एक रिसर्च आई थी कि जो यूथ है उसमें से हर तीसरा पर्सन अभी एंजाइटी और स्ट्रेस झेल रहा है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च। और अभी जब हम इन कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, पहले कोई बात नहीं करता था व्हाट इज डिप्रेशन, कि अगर मान लो एडोलेसेंस में ऐसा होता था कि आपका मूड खराब है रेगुलरली 5-7 दिन, तो पेरेंट्स सोचते थे कि ठीक है एज फैक्टर है, बट नाउ दे आर एबल टू थिंक कि हो सकता है कोई एंजाइटी हो या कोई और फैक्टर हो। तो सिचुएशंस आर चेंजिंग, हम बदल रहे हैं, लोगों का परसेप्शन भी बदल रहा है। तो ये और ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिलेगी 1-2 साल में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो जो अप्लाई हो गई है वो हो गई है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमारी गवर्नमेंट है या जो एनसीईआरटी है उसको स्कूल लेवल पर इस सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ जरूर इनिशिएटिव लेने चाहिए उनकी तरफ से। आपका कोई बच्चा है बोल रहा है मैम डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज कैसे पता चलती है? अगर आपके बिहेवियर में सडनली चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, बट इफ यू आर फीलिंग सडनली कि समथिंग इज चेंज, आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, या आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उस काम में आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट शो हो रहा है, आप नेट पे भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, और आपका ईटिंग हैबिट भी डिस्टर्ब हो रहा है, और आपको रात को नींद भी नहीं आ रही है, और आप किसी से भी इंटरेक्शन अगर रोक रहे हैं, ठीक है, जबकि आप ऐसा नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में ये ट्रेट्स नहीं, बट अगर सडनली आप ये सब चीज कर रहे हैं तो आपको वहां पे नोटिस करने की जरूरत है, कॉन्शियस होने की जरूरत है। ये इनिशियल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन में एंटर होने के, कि अगर आप कहीं पर भी अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज में या किसी भी काम में, तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी जो कि लैक ऑफ अवेयरनेस अच्छे से दिखा रहा है। धीरज ने पूछा है कि क्या काउंसलिंग सिर्फ 12th के बच्चे ले सकते हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी काउंसलिंग ले सकते हैं? काउंसलिंग फॉर इम्प्रूविंग बिहेवियर और एज मतलब जनरल काउंसलिंग, मतलब काउंसलर से बातचीत वगैरह। हम कोई भी काउंसलर को अप्रोच कर सकता है, और इसमें कोई भी गिल्ट फीलिंग आने की जरूरत नहीं है। इफ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अगर हमसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम किसी की हेल्प ले लें। हम अपने फीवर और अपने वायरल को दिखाने के लिए, छोटा सा कोल्ड हो जाता है उसको भी दिखाने के लिए अगर हम डॉक्टर को फीस दे सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं,
तो जो ब्रेन हमें पूरा होल्ड किए हुए है, हमारी पूरी पर्सनालिटी को, हमारे हर एक डिसीजन को जिसके लिए हम डिपेंडेंट है, तो अगर हमसे कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है तो काउंसलिंग लेने में कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू है नहीं। उस पे आप पे ये टैग नहीं लग जाता कि यू आर हैविंग समथिंग रॉन्ग विद इन योर पर्सनैलिटी, ये टैग नहीं लगता है, तो कोई भी काउंसलिंग ले सकता है। इवन कई बार साइकोलॉजिस्ट को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इशू। बस ये है कि हमसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, उसके लिए किसी का हेल्प लेना है, बस। ये एक सिंपल सा इसका एक ब्रीफ आउटलुक है। ओके, सो 50 मिनट हो गए हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए हमें। सो अगर आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पुट कर दीजिए। वी हैव 9 more minutes। और मैम आप कुछ ऐड करना चाहो तो टू द सेशन? बस ये कि हम सब इस होप के साथ में है कि जिस स्पीड में ये अभी ग्रोथ कर रहा है सब्जेक्ट, उस स्पीड में ये ग्रोथ करता रहे। और अगर आपको कुछ एडिशनल करना है अपने करियर के साथ में या अपनी पर्सनालिटी के साथ में, तो इस सब्जेक्ट से बेटर और कोई सब्जेक्ट है नहीं, जो आपको मार्क्स के साथ साथ में बहुत सारी चीजें आप में बिल्ड करता है और आपकी पर्सनालिटी में सडनली चेंज करता है। और आप अगर इस सब्जेक्ट के की नॉलेज अगर आप गेन करेंगे तो आपको बहुत धीरे धीरे इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आप डेवलप कर लेंगे। और ये आज के सिनेरियो के लिए इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस और भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये मतलब आज की सिचुएशंस को देखते हुए इससे ज्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट मतलब हम किसी और को नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारी डेली की जो लाइफ है उसको डील कर रहा होता है। बहुत सारे कंसेप्ट उससे रिलेटेड हैं। नेहा का एक क्वेश्चन है मैम कि वो कुछ नाम पूछ रही हैं बीएड इंस्टीट्यूट्स के, क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स बीएड ऑफर करते हैं? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, या आप अगर डिस्टेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इग्नू है, मोहनलाल सुखाड़िया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पहले एक प्री टेस्ट होता है, उसको आप अप्लाई कर लीजिए और उसमें जब अगर आपका नंबर आता है तो फिर आपको एनरोलमेंट मिल जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और हर साल में एक बार इनके प्री टेस्ट का डेट आता है, आपको फॉर्म फिल करके और इसको एग्जाम देना होता है। ये हम लोग एक लिस्ट बना के पेज पर डाल ही देंगे, मैम से मैं डिस्कस करके आपके लिए पुटअप कर दूंगी। सो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन नाउ। मैम इट वाज वंडरफुल टू हैव यू, बहुत मजा आया एंड काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स एंड बहुत कुछ आ रहा था। और कुछ क्वेश्चंस रह गए तो हम मैम के पर्सनल पेज पे एक सेशन और कर सकते हैं। इफ यू लाइक द सेशन आप लोग मुझे बोल दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप या तो मैम को डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप मैम आपको अच्छा लगा हो पावर विदिन के साथ आके। बहुत इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मुझे नहीं मतलब मैं ही खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि कैसे कंडक्ट होगा, क्योंकि मैंने इस तरह का सेशन कभी नहीं किया है, तो ये इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी और क्वाइट गुड। बहुत मजा आया और बहुत सारी चीजें, अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करना एक अच्छी बात होती है, एक अच्छी फीलिंग आती है अपने सब्जेक्ट को लोगों को बताना। Exactly. So thank you so much everyone for being with us. हम मिलेंगे अब next Saturday with another episode of Insiders Insights. Till then अपना ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है अपना ध्यान रखना। अभी situation ठीक हो रही है पर you still need to take care of yourself. Till then, take care. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you so much for joining us. And take care of yourself. Okay. Okay. Bye bye.